हेलो, शुरू करें। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। अरे हेलो। ठीक है, शुरू करता हूँ। हेलो हेलो। सर, थोड़ा सा आवाज में वो करें। अभी हेलो। हेलो। अभी आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा कम आ रहा है सर। क्यों कम आ रहा है? फोन पे लगाऊं क्या? फोन पे ठीक है, कोशिश करते हैं इसी पे। अभी ठीक है? जी सर, जी सर। चलो, हम चिकित्सक के रूप में हमें ये आवश्यक होता है कि हम प्रायोपयोगी यानी प्रायः उपयोग में आने वाले सभी द्रव्यों का दोष हेतु या गुण निर्णय करने में हम सक्षम होने चाहिए। अपने सामने विविध प्रांत के विविध देशों के लोग आते हैं। उनकी खान पान की पद्धति भिन्न भिन्न होती है और द्रव्य भी भिन्न होते हैं। अब ऐसे भिन्न भिन्न द्रव्यों का यह संभव नहीं है कि सबका गुण वर्णन चरक में या सुश्रुत में या अन्य किसी ग्रंथ में भाव प्रकाश में उपलब्ध हो। किंतु हमें तो आवश्यकता है, क्यों कि हम चिकित्सा गुणों की करते हैं, गुणों के विपरीत करते हैं। और यदि हमने सेवन किए जाने वाले द्रव्यों के गुण ही ज्ञात नहीं हुए तो हम चिकित्सा का निर्णय कैसा कर पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वैद्य प्रतिवैद्य अपनी क्षमता से प्रत्येक द्रव्य का गुण वर्णन कर सके। हर द्रव्य का गुण आपको भाव प्रकाश में नहीं मिलेगा। गुणों में परिवर्तन देश काल से भी होता है। तो हमें गुणों का निर्णय देशतः, कालतः, अवस्थातः भी करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर
यदि हम आप्य प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, जहाँ पानी बहुत है, गंगा का, यमुना का, ये आप्य महाभूतों के दृष्टि से आप्य देश है। आप्य पार्थिव है लेकिन आप्य ज्यादा है। अब यहाँ पर जो द्रव्य उपयोग में आएंगे उनमें आप्यों का गुण ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर अर्द्रक ये ग्राही है, किंतु उत्तर प्रदेश का अदरक सरगुण से बलवान होगा। वो मलजबंध को नाश करते हुए मलों का शरण भी अधिक करेगा, क्योंकि देश आप्य है। और वही अदरक जो ग्राही है वो यहाँ पर मलभेद के साथ शरण भी करता है, क्योंकि उदक में सरगुण होता है। इस प्रकार हमें प्रतिद्रव्यों के गुणों के अंशांश कल्पना में भेद करना आना चाहिए और नूतन द्रव्यों के गुण का ज्ञान भी करना आना चाहिए। इसी अधिकरण को ध्यान में रखते हुए चरक ने अध्याय 26, 25, 26, 27 से 3 अध्याय ये द्रव्य ज्ञान के लिए रखे हैं। इसमें मुख्य अधिकरण दो प्रकार के हैं। एक द्रव्यों के गुण वर्णन करना और दूसरा द्रव्यों के गुणों के वर्णन करते 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 आपको ये भी बताना कि द्रव्यों का गुण वर्णन किस आधार पर किया जा सकता है, यानी अनुक्त द्रव्यों के गुणों का ज्ञान भी आपको कैसे करना संभव है, कैसे करना चाहिए, इन सब का वर्णन इन 3-4 अध्यायों में किया है। इसलिए इन 3 अध्यायों का अभ्यास, अध्ययन द्रव्य गुणों के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से नहीं, अपितु वैद्य की चिकित्सा साफल्य के दृष्टि से भी महत्व का है। यदि आप इस अध्यायों को नहीं समझोगे तो नए द्रव्यों के गुण वर्णन करने में समर्थ नहीं होगे। इसलिए इन 4 अध्यायों का अध्ययन ये मूलतः गंभीरतः और समझकर करना है, तंत्र युक्ति के आधार पर करना है। इसलिए इन 2 अध्यायों का अध्ययन हमें आगे करना है। ये चिकित्सा के हेतु के विपरीत चिकित्सा के मूल आधार है। जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करोगे तब तक द्रव्यों के गुणों का निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुक्त द्रव्यों का और लेशोक्त का भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अध्याय को ध्यान से, गंभीरता से समझना है। अब हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। पढ़ो। सौम्याः खलु अपो अन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघुश्च अव्यक्तरसाश्च तास्तु अन्तरिक्षात् दृश्यमाना भ्रष्टाश्च पञ्चमहाभूतगुणसमन्विता
जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तिरभिप्रीणयन्ति तासु मूर्तिषु षडभिमूर्छन्ति रसाः। इसका मैं पिछली बार अर्थ बताया था, फिर भी एक बार पुनः बताता हूँ। सौम्याः खलु अंतरिक्षः प्रभवः आपः। अंतरिक्ष में वर्षा के रूप में उत्पन्न होने वाला जल ये सौम्य है, प्रकृतिशीत है, लघु है, अव्यक्त रस है। अब ये रस ये आप, इसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, ताहा। आप ये शब्द बहुवचनात्मक चलता है। ताहा इति आपाहा। तू अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भ्रश्यमानाः, भ्रष्ट हुआ, भ्रश्यमानाः भ्रष्टाश्च, जो भ्रश्यमान है नीचे आ रहे हैं, और जो भ्रष्ट हो चुके हैं वे सभी सृष्टि के पंचमहाभूतों से समन्वित होते हैं। पंचमहाभूत गुण समन्विताः होते हैं। और जब ये सृष्टि के जंगम और स्थावर मूर्ति यानी प्राणी उसका स्वीकार करते हैं, तो ये आप्य रस उनका पोषण करता है पंचमहाभूतों के साथ। इसलिए अभिप्रीणन्ति भूतानां मूर्ति, भूतों के शरीर का अभिप्रीणन करते हैं, और उनमें सृष्टि में इन पंचमहाभूत युक्त जल के कारण 6 रसों का निर्माण होता है। ये रस निर्मित की प्रक्रिया है। अब आगे पढ़ो 40वां। तेषां षण्णां रसानां सोमगुण अतिरेकात् मधुरो रसः, पृथ्वी अग्निभूयिष्ठत्वात् अम्लः, सलिल अग्निभूयिष्ठत्वात् लवणः, वायु अग्निभूयिष्ठत्वात् कटुकः, वायु आकाश अतिरेकत्वात् तिक्तः, पवन पृथ्वी व्यतिरेकात् कषाय इति। एवं येषां रसानां षट्त्वम् उपपन्नं न्यून अतिरेक विशेषात् महाभूतानां भूतानाम् इव स्थावरजङ्गमानां नानावर्ण आकृति विशेषाः षड् ऋतुकत्वात् च कालस्य उपपन्नो महाभूतानां न्यून अतिरेक विशेषः। बस अब हम इसको पढ़ते समय नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। षट् ऋतुकत्वात् कालस्य उपपन्न महाभूतानां न्यून अतिरेक विशेषः। सृष्टि में 6 ऋतु है। महाभूतों का न्यूनाधिकत्व होता है, इसके आधार पर 6 ऋतुओं में 6 रस का आधिक्य बनता है। अब उसके ऊपर की पंक्ति, एवं येषां रसानां षट्त्वम् उपपन्नम, इन 6 रसों का रसत्व, कषायत्व, मधुरत्व, लवणत्व, अम्लत्व, कटुत्व इत्यादि जो बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? न्यून अतिरेक विशेषात् महाभूतानां, महाभूतों के न्यूनाधिकता के कारण ये 6 रस बनते हैं। स्थावर जंगमों में ये रस निर्माण होते हैं।
और इनका नाना वर्ण नाना आकृति उत्पन्न होती है। उसके लिए ये महाभूत अव ये कारण है। अब इसके बाद ऊपर के जो है वो सबको पूर्वा से ही परिचित है। अब हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। तेषां षण्णाम रसानां सोम गुण रेखात् गुणातिरेकात् मधुरो रसः। जब द्रव्य के पोषण द्रव्यों में यानी आप में देशतः कालतः ऋतुतः जो महाभूत अधिक हो गए उनके आधार पर रसों की निर्मिति होती है। तो सोम गुण का अतिरेक हुआ और ये 6 रसों के निर्माण हुए। इनमें सोम गुणों का अतिरेक हुआ तो मधु पृथ्वी और सोम ये दोनों मिलकर मधुर रस बनता है। सोम गुणातिरेका मधुरो रसः। अब यहाँ पर पृथ्वी का वर्णन क्या नहीं है, वो पहले ही कर चुके हैं। किसी भी रस को निर्मित के लिए मूर्ति के लिए पृथ्वी आवश्यक है और तंत्र युक्ति के आधार पर पृथ्वी मूर्ति प्रधान है। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, कि तंत्र युक्ति के आधार पर महाभूत पृथ्वी महाभूत के गुण में गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल ये गुण आते हैं। और यहाँ पर मधुर रस के लिए केवल उल्लेख सौम्य किया है। सोम गुण गुणातिरेका मधुरो भवति। यहाँ पृथ्वी भी सोम गुणात्मक है। पृथ्वी आकाश जल ये 3 सोम गुणात्मक है। इसलिए सोम गुणातिरेक से यहाँ पर पृथ्वी और जल दोनों लेने हैं। ये कहते हैं उहन तंत्र युक्ति। और इस कारण से मधुर रस बनता है। दूसरा पृथ्वी अग्नि गुण भूयिष्ठवात् अम्लः। देश काल ऋतु इनके परिणाम से जब द्रव्यों में पृथ्वी और अग्नि गुणों का बाहुल्य उत्पन्न होता है तब अम्ल रस बनता है। उसी प्रकार जल और अग्नि के आधिक्य से लवण बनता है। वायु अग्नि ये 2 के अधिकता से कपलस बनता है और वायु आकाश के अधिकता पित्तरस बनता है। पृथ्वी और सर, आप माइक से दूर चले गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, पवन पृथ्वी अतिरेक से कषाय बनता है एवं इस प्रकार 6 रसों की निर्मिति होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, समझना है वो इस बात को कि ये रस केवल वनस्पति में आते हैं ऐसा नहीं है। ये रस ऋतुओं के भी होते हैं। ऋतुओं के जितने भी भाव है सृष्टि में उन सबके रस मिलाकर मधुरत्व होता है। इसलिए
हेमंत ऋतु मधुर है। मतलब अर्थ यह है उसका कि हेमंत के समूचे व्यवहार में, सृष्टि निर्माण में और स्वयं हेमंत के निर्माण में भी पृथ्वी जल का आधिक्य है। तो आगे जाकर वो कहने वाले हैं कि कुछ ऋतु में इन रसों का प्रभाव अधिक होता है। अभिप्राय यह है कि उस ऋतु में उत्पन्न होने वाले सभी भावों का, तो ऋतु में आने वाले सभी भावों का रस है। इस प्रकार इन 6 रसों की निर्मिति होती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि पेज नंबर, श्लोक नंबर 9 इसी अध्याय का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसी अध्याय का श्लोक नंबर 9। सर नमस्ते, आपका माइक दूर है सर आपसे शायद। माइक दूर है। हाँ सर। एक सर मिनट ते समोर कॅमेरा आहे ना, तिथे बरोबर येत आहे, त्यात माईक आहे. काय करू? समोर आहे ना कॅमेरा, मोबाईल आहे का कोणता हो. कॅमेरा? हा, त्याच्यापासून दूर गेलात की आवाज तुमचा कमी होतो. अच्छा अच्छा, पाहिजे तर मोबाईल जवळ घ्या. हाँ ठीक है। तो श्लोक नंबर 9 में ऊपर से जो 5वीं लाइन, पंचमाभूत विकाराः तुम आश्रयाः, पंचमहाभूत विकारी आश्रय हैं। और आगे कहते हैं प्रकृति, विकृति, विचार, देश काल वशाः। और ये महाभूतों का न्यूनाधिकत्व ये प्रकृति वशात, विकृति वशात, विचार वशात, देश वशात, काल वशात न्यूनाधिक होता है। इसलिए हमें इन द्रव्यों के अध्ययन में हमें अब जो बेसिक नॉलेज मिल रहा है उसमें आगे जाकर इन भावों का समावेश चिंतन करना है। तो हम पहले अब इन रसों का ज्ञान कैसे होता है उस विषय में पहले विचार करेंगे। तो अब श्लोक नंबर 41 पढ़ो। तत्र अग्निमारुतात्मका रसाः प्रायेण ऊर्ध्वभाजः लाघवात् उत्प्लवनात्वात् च वायु उद्वज्वलनात्वात् च वह्नेः सलिले पृथ्वी आत्मकास्तु प्रायेण अधोभाजः पृथिव्या गुरुत्वात् निम्नगतत्वात् च उदकस्य व्यामिश्रात्मकाः पुनः उभयतो भाजः। द्रव्यों के साधारणतः 2 भाग करते हैं, आग्नेय और मारुत। तो उसमें अग्नि मारुतात्मक जो होते हैं वो उनका प्रभाव ऊर्ध्वगामी होता है, और जो सलिल पृथ्व्यात्मक है उनका प्रभाव अधोगामी होता है। प्रायेण अधोभाजः प्रायेण ऊर्ध्वभाजः। अग्निमारुतात्मक द्रव्य ऊर्ध्वगामी जाने वाले होते हैं और सलिल पृथ्व्यात्मक द्रव्य जो अधोगामी होते हैं। क्यों? तो पृथिव्याः गुरुत्वात् निम्नगत्वात् च उदकस्य, पृथ्वी गुरु है और उदक निम्नगामी है, अधोगामी है, इसलिए दोनों अधोगामी होते हैं। और जिनमें दोनों का, पृथ्वी का भी और जल का भी आधिक्य होता है, पृथ्वी जल का और अग्नि का भी आधिक्य होता है, वो ऊर्ध्वाध दोनों दिशा में अधिक
प्रवास करते हैं। यह नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक प्रवास है। इसका उपयोग निसर्गतः अधोगामी होता है और ऊर्ध्वगामी होता है। अब यहाँ से आगे जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस सूत्र को हम पढ़ो 42। तेषां षण्णां रसानाम् एकैकस्य यथा द्रव्यं गुणकर्माणि अनुव्याख्यास्यामः। अब ये 6 रसों के, इसमें पार्थिव भी आ गए, जांगम भी आ गए और स्थावर भी आ गए, ऋतु भी आ गए, वायु भी आ गया, देश भी आ गया। इन सबके जो रस हैं, इनके गुणकर्माणि, हम 6 रसों के गुणकर्म बता रहे हैं। अब यहाँ पर श्लोक क्रमांक 36 में इस विषय को स्पष्ट किया है कि मधुर ये गुण है और गुणों के गुण नहीं होते हैं। इसलिए हमारा अभिप्राय समझ लो, ऐसे ग्रंथकार कहते हैं। हमारा अभिप्राय क्या है? हम जब मधुर रस के गुण कहते हैं तो हमारा अभिप्राय है पृथ्वी जल के गुण, यानी जो द्रव्य मधुर है उसके गुण जब बता रहे हैं तो उसका अभिप्राय है उस द्रव्य में जो पार्थिव अप्य है उनके गुण है। इन गुणों से ये द्रव्य शरीर में कार्य करता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत उन्होंने बताया है कि हम द्रव्यों के रसों का, गुणों का निर्णय कैसे करेंगे। द्रव्यों के गुणों का निर्णय हम रसों के आधार पर करेंगे। ये सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तापित किया है। यानी क्रम कैसे हुआ? महाभूतों के गुण बताए, उसके बाद रसों के संगठन बताए, और अब कहते हैं अब उसका रसों का विघटन करते हैं, और रसों का विघटन करते हुए द्रव्य के आधार पर उनके गुण बता रहे हैं। क्रम अब विघटन के तोप चल रहा। प्रारंभ किया संगठन से किया, पृथ्वी जल मधुर जो संगठन। अब गुण बता रहे हैं, विघटन करके बता रहे हैं। मधुर रस है ना, चलो तो इसमें पृथ्वी है, आपके है, तो इनके गुण बताकर मधुर रस के गुण बताएंगे। इस प्रकार संघात और विघात, इन 2 गुणों का उपयोग करते हुए रस के गुण पहले बताए। अब रसों के द्रव्य पहले बताए। अब इन द्रव्यों का विघटन करते हुए रसों के गुण बता रहे हैं। ये बड़ा एक क्या कहते हैं, अद्भुत उनकी उपलब्धि है। तो इसकी टीका हम पढ़ेंगे। 42 की टीका पढ़ो। यथा द्रव्यम् इति यत्यस्य रसस्य द्रव्यम् आधारः तदनम् अतिक्रमेण एतेन रसानां गुणकर्मणि रसा आधारे द्रव्ये बोधव्ये इति दर्शयति। कितना क्लियर वर्षन है, देखो आप। यथा द्रव्यम इति यद यस्य रसस्य, जिस रस का द्रव्यम आधारः, द्रव्य आधार है, उनको ध्यान में रखते हुए अनतिक्रम्य इति, उनके विचार किए बिना नहीं कर सकते, विचार करते हुए हम रसानां गुणकर्माणि बोधव्ये, रसों के गुणकर्म जानने हैं। बोधव्ये जानने हैं, रसाधारे जानने हैं, यानी द्रव्यों के गुणकर्म
रस के आधार पर जाने जाते हैं, ये पद्धति है। अब यहाँ पर इससे आगे अब मधुर रस के गुण बता रहे हैं, पढ़ो। तत्र मधुरो रसः, तत्र मधुर रसः शरीर सात्म्यात् रस रुधिर मास मेद अस्ति ओजः शुक्र अभिवर्धन आयुष्यः षडेन्द्रिय प्रसादनः बलवर्णकरः पित्त विष मारुतग्न तृष्णा दाह प्रशमनः त्वचः केश्यः कंठ्यः बल्यः प्रीणनः जीवनीय तर्पणः बृहणः स्थैर्यकरः क्षीण सत संधानकरो घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जीवा प्रह्लादन दाह मूर्छा प्रशमनः षट्पद पिपीलिकानाम् इष्टतमः स्निग्ध शीत गुरुश्च। 10। अभी पृथ्वी और जल के संयोग के गुण बता रहे हैं आपको। पृथ्वी और जल, इनके संगठन का गुण बता रहे हैं। पृथ्वी के गुण भी समाविष्ट है और रस के जल के भी गुण समाविष्ट है। ये दोनों के मिलाकर गुण बता रहे हैं। क्या है वो? पहला गुण शरीर सात्म्यात्, शरीर सात्म्य है, यानी मधुर के 3 हिस्से किए हमने, 3 भाग, 3 स्तर किए। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। तो उसमें जो मधुर है वो शरीर सात्म्य है, यानी शरीर को उपचय करने वाले हैं। शीर्यते तत् शरीरम, जो प्रतिक्षण क्षीण होता है उसको उसके विपरीत बढ़ाने का काम ये रस करता है। प्रत्येक कृति से शरीर में पृथ्वी और जल, इनका क्षय होते रहता है। उनको विपरीत चिकित्सा देकर उनका पूर्ण करने का कार्य मधुर रस करता है, इसलिए उसको सात्म्य कहा है, आजन्म सात्म्य कहा है। सात्म्य का अर्थ है विपरीत। शरीर प्रतिक्षण क्षीयमान है तो उसकी पूर्ति करना आवश्यक है, और वो पूर्ति विरुद्ध गुण से होती है। यानी जब हम क्रिया करते हैं तो वातवृद्धि होती है, पृथ्वी और जल का क्षय होता है, आकाशीय वायवीय का उन्नति होती है। तो उसके विपरीत मधुर देकर आपको शरीर को रुंधन करना है, इसका नाम सात्म्य है। तो मधुर रस ये सात्म्य है। क्यों? प्रतिक्षण पृथ्वी और जल का क्षय शरीर में होता है और उसके विपरीत ये पृथ्वी और जलीय मधुर रस है, इसलिए मधुर शरीर सात्म्यात्। अब इसका अधिक विवरण करते हैं। क्यों? तो रस ये पार्थिव अप्य है, मधुर है। रुधिर ये भी पार्थिव अप्य और अग्नेय है, तो इस पे भी वो सात्म्य करता है। मांस पार्थिव अप्य है, मेद पार्थिव अप्य है, अस्थि को छोड़ दीजिए। मज्जा पार्थिव अप्य है, ओज पार्थिव अप्य है, शुक्र पार्थिव अप्य है। इसलिए 7 में से, सप्त धातु में से 6 धातु में ये सात्म्य है, और 8वां जो धातु है पार्थिव, ये अस्थि, इनमें पृथ्वी की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी भी कार्य कर सकती है, किंतु प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि उसमें अप्यत्व कम से कम हो। ऐसा पार्थिव द्रव्य अस्थि वृद्धि का, अस्थि में उपचय कर सकता है यदि अस्थि क्षय हुआ है तो। इस प्रकार ये आजन्म सात्म्य है। अब इसी कारण से उपचय करने की क्षमता से ये
शरीर के अवयवों की जीवन क्षमता बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ाकर 100 साल तक जीवित रखता है। और ये कार्य पार्थिव आपे ही कर सकता है, अन्य नहीं कर सकते, इसलिए वो आयुष्य है। सभी इंद्रिया इनका तर्पण करने का कार्य भी मधुरस करता है, पार्थिव अप्यत्वात्। क्योंकि जब ये कार्य करते हैं तो पार्थिव और अप्य का क्षय होना अनिवार्य है। वायु वृद्धि होना यानी आकाशीय वायवीय द्रव्यों का वृद्धि, और वो प्रत्येक क्रिया में होती ही है। इसलिए ये 6 इंद्रियों का वात शमन करके प्रसादन करते हैं। बल बल देने का काम भी पृथ्वी और जल करता है। और जैसे हम क्रियाएं करते हैं, पृथ्वी और जल का क्षय होता है, तो वो बढ़ाना ये कार्य आहार के माध्यम से हम मधुर द्रव्य देकर करते हैं। बल वर्ण, ये गौर वर्ण यानी शीत वर्ण की ओर ले जाने का प्रयास करता है। अन्य 3 महाभूत ये रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण देने हैं, लेकिन पृथ्वी जल में उसमें समाने से उसको थोड़ा सा शीतत्व आ जाता है, यानी श्वेतत्व आ जाता है। इस प्रकार एक उत्तम कॉम्बिनेशन, प्लेजेंट कॉम्बिनेशन बनाने का कार्य ये मधुर रस करता है, जिसमें प्रसन्नता, स्निग्धता, मृदुता, श्लक्षणता ये निर्माण करता है। इसलिए ये बलवर्ण कर भी है। अपने स्निग्धादि गुण जो है, इनको भी ग्रंथकर्ता वर्ण में समाविष्ट करते हैं। संदर्भ अंत में दूंगा, इंद्रिय स्थान में है, अंत में दूंगा। तो इस प्रकार ये पृथ्वी जलीय द्रव्य आजन्म सात्य है, और इसके अतिरिक्त शीत गुण से पित्त विष का नाश करते हैं, और पृथ्वी जल का उपचय करने की क्षमता है, इसलिए मारुतघ्न है। जल ये सौम्य होने के कारण तृष्णा दाह प्रशमन करता है, त्वचा में आर्द्रता कायम रखता है, इसलिए वो त्वचा भी है। पार्थिव गुण के कारण केश को स्थिर रखता है, इसलिए केश्य भी है। कंठगत अवयवों को बल देता है, इसलिए वो कंठ भी है। बल्य है, प्रीणन है। मधुर रस इंद्रियों को सद्य बल देता है, इसलिए प्रीणन भी है। जीवन है, यानी शरीर के अनुवृत्ति का ये कारण है। अनुवृत्ति यानी लगातार चलते रहना, उसके लिए पार्थिव अप्य आवश्यक है। और ये तर्पण है, सद्यस तर्पण है। आप धूप में घूमकर आए, मेहनत किए, व्याख्यान दिए, आप तुरंत कुछ मधुर रस का सेवन कर लीजिए, आपको सद्यो बल प्राप्त होता है। अब ये पार्थिव अप्य द्रव्य उपचय करके भृंगण करता है। पार्थिव प्रधान द्रव्य स्थैर्य करता है, और आप्य प्रधान द्रव्य शिथिलता करता है। प्रमेय में आप्य प्रधान होता है, पार्थिव कम शिथिल हो जाता है, मेद शिथिल हो जाता है। इसलिए प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि हमारे मांसादि धातु शिथिल न हो रहे। इसलिए मधुर रस का प्रयोग करते समय हमें
पार्थिव प्रधान का करना है, जल प्रधान का नहीं। तो जल तो होना आवश्यक है, लेकिन प्राधान्य नहीं होना उसका। स्थैर्य करो। क्षीण क्षत संधान करो। जो धातु क्षीण हुए हैं उनको संयोग करना। जहां पर क्षत है वहां पर क्षत की पूर्ति करना, और जहां बंध शिथिल हुए हैं उनको अच्छा बंध निर्माण करना। ये भी कार्य पार्थिव प्रधान अप्य करता है, इसलिए इसको संधान कर माना गया है। उसी के साथ साथ ये जो द्रव्य, जो अवयव ज्यादा काम करते हैं, जैसे घ्राण, मुख, कंठ, जिह्वा, इनका कार्य सतत चलता है। इनका प्रह्लादन करता है, यानी इनको, इनमें जो पार्थिव अप्य का क्षय होता है बार बार, उनकी तृप्ति करता है, पूर्ण करता है, इसलिए प्रह्लादनो। अब शीत गुण होने के कारण, शीत और सौम्य होने के कारण दाह, मूर्छा, प्रशमन भी है। और अगला जो पद है वो व्याधि विनिश्चय के लिए महत्व का है। षटपद पिपीलिका नाम अभिष्टतमः। जब ये शरीर में बढ़ते हैं तो शरीर के तरफ मक्खियां, चींटियां, षटपद आने लगते हैं। अभिष्टतमः। स्निग्धो शीतो गुरुश्च। पार्थिव होने के कारण गुरु है, पार्थिव जलीय होने के कारण स्निग्ध है, और पार्थिव जलीय होने के कारण ये शीत भी है। इस प्रकार ग्रंथ करना मधुर रस के द्रव्यों का, गुणों का, कर्म का वर्णन करते हैं। ये वर्णन इन्होंने पृथ्वी और जल के आधार पर किया है। अब हम जब अध्ययन करेंगे किसी मधुर द्रव्य का, तो इनके अन्य भावों का विचार करते हुए इसमें किन किन गुणों की न्यूनता है, किन किन गुणों का आधिक्य है, इसका विचार हमें करना पड़ता है। जैसे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला चावल मधुर है, किंतु वर्षा ऋतु के प्रभाव से वो ज्यादा आप्य है, तो ये द्रव गुणों का आधिक्य निर्माण करेगा, अभिषंद बढ़ाएगा। और वही द्रव्य 1 साल के बाद आप प्रयोग में लाओगे तो वो भ्रूंघण, बल्य, स्थिरीकरण, केश्य, रुष्य, कंठ्य होगा। वही द्रव्य है, और उसका वर्षा में प्रयोग करते हो तो वो व्याधि करेगा, और 1 साल के बाद करोगे तो वो इन्हीं गुणों का वो आपको लाभ देगा। यानी आपको केश्य द्रव्य देना है तो उसपे मधुर द्रव्य का होना आवश्यक है, पार्थिव द्रव्य का होना आवश्यक है, पार्थिव अप्य का होना अंशतः आवश्यक है। द्रव्य कौन सा है ये प्राधान्य नहीं है। जब हम कहते हैं अमल की केश्य है, तब उसका अभिप्राय ये है कि वो पार्थिव है, सौम्य है। हम जब कहते हैं कि भृंगराज केश्य है, तो उसका अभिप्राय ये पार्थिव है, सौम्य है, आप्य है। इस प्रकार केश्य द्रव्य पार्थिव और आप्य हो तो बढ़ाने वाले ही है, बशर्ते अग्नि अच्छा हो, स्रोतस खुले हो, अथवा व्याधि विघात कर भाव का अभाव न हो। यानी शोधन की प्रक्रिया की हुई है
विधि विरहित आहार कर रहे हैं, विधि युक्त आहार कर रहे हैं, तो यही मधुर द्रव्य केश्य भी है, त्वच भी है, कंठ भी है, वर्ण भी है, रस वृद्धि भी करते हैं, रक्त वृद्धि भी करते हैं, मांस वृद्धि भी करते हैं, मेद वृद्धि भी करते हैं, मज्जा वृद्धि भी करते हैं, शुक्र वृद्धि भी करते हैं। ये हमें समझना है। अब अश्विन न्यूनाधिकता करना है, जैसे कभी कच्चू पार्थिव प्रधान है, पार्थिव स्निग्ध है, अप्यकम है। अश्वगंधा पार्थिव अप्य है, लेकिन अप्यकम है। मधुयष्टि पार्थिव है, अप्यकम है। ये सभी करने वाला है, केश्य है, वृश्य है, रसकर है, भृंगणकर है। इस प्रकार हमें ये समझना है। अब इसके बाद ग्रंथकर्ता आपको आगाह करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? पढ़ो। स एवं गुणोपि। स एवं गुणो अपि एक एव एवम् इत्यर्थम् उपयुज्यमानः स्थौल्यं मार्दवम् आलस्यम् अतिस्वप्नं गौरवम् अनन्याभिलाष अग्निर्दौर्बल्य आलस्यम् आस्य कण्ठयोर्मासाभिवृद्धिं श्वासकाशप्रतिष्ठाय अलसक शीतज्वर आनाह आस्य माधुर्य वमथु संज्ञा स्वर प्रणाश गलगंड गंडमाला श्रीपद गलशोफ बस्ती धमनी गलोपलेप अक्षि आमय अभिष्यन्द नित्येवं प्रभुतीन कफजान विकारान उपजनयति। अब यहाँ पर मधुर रस के सेवन में आपको विधि का पालन करना है। स एवं गुणः अपि एक एव, यहाँ ये शब्द महत्व का है। एक एव, एक एव का अर्थ है केवल मधुर रस का प्रयोग आप कर रहे हो, अन्यों का कर ही नहीं रहे हो, अन्यों का कम से कम कर रहे हो, नहीं के बराबर नहीं चलेगा। एवं एक एव अत्यर्थ उपयुज्यानः नित्यं सर्वरसाभ्यासः, और मात्रा में करना है। मात्रा शिष्यात में रसों का भी अभिप्राय है, गुरु लघुत्व का अभिप्राय है। इसलिए मधुर रस, एक केवल मधुर रस का अधिक मात्रा में प्रयोग विधि विरहित करोगे तो क्या करेगा? स्थौल्य। देखो पहला नंबर स्थौल्य को दिया है, दूसरा मार्दव, पार्थिव अप्य, ये मार्दव करते हैं। आलस्य, काम करने की उत्साह समाप्त होता है। अति निद्रा, नींद ज्यादा आती है। शरीर उपचित होता है। अनन्य अभिलाषा होती है, भोजन की इच्छा नहीं होती है। आपको ऐसे कई पेशेंट मिलेंगे, भोजन की इच्छा नहीं है फिर भी मैं खा लेता हूँ समय होने के कारण, और काम काम करना है तो थोड़ा खा लेता हूँ, लेकिन इच्छा नहीं होती है खाने की। तो ये मधुर रस का अतिरेक है। अनन्नाभिलाषणम अग्नेः दौर्बल्यम, जब हम पार्थिव अप्य द्रव्य का ही प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि शरीर में जितने भी द्रव्य पंचभौतिक है उनमें अग्नि भी आता है, पित्त भी आता है। अब इनमें यदि अग्नेय गुण के स्थान पर पार्थिव अप्य गुणों का अतिरेक हुआ तो ये पित्त भी पित्त नहीं रहेगा, ये भी सौम्य बन जाएगा। इसलिए
ही मंद होता है। आवरण से तो होगा ही, वो भिन्न है, लेकिन पित्त का स्वभाव बदलेगा। जो अग्नेय पार्थिव था वो आप्य पार्थिव बनेगा। यदि आप अम्ल कटु का प्रयोग, अम्ल कटु लवण का प्रयोग नहीं करोगे, उचित मात्रा में केवल मधुर का करते रहोगे, तो अग्नि यानी पित्त के रचनात्मक परिवर्तन पार्थिव आप्य ऐसा अधिक होगा। स्वभाव पित्त का बदलेगा। परिणमन करने के स्थान पर वो परिणमन कम से कम करेगा। इसलिए अग्नि की परिणमन क्षमता कम होगी, पित्त की आहार परिणमन क्षमता कम होगी। इस पद्धति से भी आपको अग्निमान्य का विचार करना है। पित्त की रचनात्मक परिवर्तन, संगठनात्मक परिवर्तन, पार्थिव आप्य ज्यादा बन गया, आग्नेय कम हुआ, अग्नि मंद होगा। तो हमें चिकित्सा में इन परिवर्तनों को करने की क्षमता रखना है, और वो तब हो सकता है जब आप द्रव्यों का अध्ययन करके उनके गुणों का ज्ञान करोगे। इसलिए अग्नेः दौर्बल्यम आस्य कंठयो अभिवृद्धि, मांसाभिवृद्धि। जगह जगह पर मांस की अभिवृद्धि पार्थिव गुणों से होती रहेगी। दंत मांस वृद्धि, गिलायु वृद्धि आदि सब तथा अन्यत्र भी ये होते रहेंगे। इसलिए गल शोफ ये होगा, श्वासकाश होगा, प्रतिश्चाय होगा, अलसक होगा, शीत ज्वर होगा, आनाह होगा, अश्य माधुर्य होगा, वमथु यानी छर्दी होगी, संज्ञा स्वर प्रणाश होगा। यहाँ संज्ञा स्वर प्रणाश का अर्थ है यहाँ इंद्रियों की ग्रहण क्षमता कम होती जाएगी। गलगंड, गंडमाला, श्लीपद, गलशोफ ये व्याधियां होने लग जाएंगे। बस्ती में भी उपचय बढ़ेगा, शोथ आएगा, धमनी में भी उपचय होगा। धमनी यह श्रोतस्वाचक शब्द है। सभी श्रोतों में उपचय बढ़ेगा, रस में, रक्तवह में, मांसवह में, मेदवह में, अस्थिवह में, केशवह में, अर्तवह में, मूत्रवह में उपचय बढ़ेगा। गलोपलेपः, गल में चिपचिपाहट और शोथ आएगा। अक्षामयाः, आंखों के कफज विकार होना प्रारंभ होगा। अभिष्यंद नित्यत्व, शरीर में कहीं ना कहीं अभिषंद नित्य रहेगा। कभी आंख में, कभी नाक में, कभी कान में, कभी गले में, कभी त्वचा में अभिषंद रहेगा। इस प्रकार अनेकों कफ विकारों को ये निर्माण कर सकता है। इस प्रकार आप मधुर द्रव्य के पार्थिव अप्य के आधार पर विघटन करते हुए उसके आधार पर मधुर रस के कर्म बता रहे हैं। ये अद्भुत पद्धति है द्रव्य गुण विज्ञान की, द्रव्यों के गुणों के कर्म के ज्ञान की। ये अद्भुत पद्धति है।
इसीलिए ग्रंथकर्ता ने श्लोक क्रमांक 9 में पार्थिव आदि के कर्म दिए हैं, वो हम एक बार फिर पढ़ेंगे। तत्र पार्थिव आदि उपचय श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 11 इसी अध्याय में। इसी अध्याय में श्लोक नंबर 11। पढ़ो सर। हाँ, इसी अध्याय तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तानि उपचय यहाँ से धरती से पढ़ो, तानि पढ़ो। तानि उपचय संगात गौरव स्थैर्यकराणि द्रव स्निग्ध शीत मंद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये द्रव्य संघात उपचय गौरव करेंगे, स्थैर्य करेंगे, पार्थिव द्रव्य है, ये उनके गुण हैं। और आगे देखो, द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु पिच्छल रस गुण बहुलानि आख्यानि, वो क्या करेंगे? तानि उपक्लेद स्नेह बंद विच्छंद मार्दव प्रहलाद करेंगे। ऐसे दोनों का समावेश करके मधुर रस के गुण बताए हैं। ये ग्रंथकर्ता की अद्भुत पद्धति है। इस प्रकार हमें द्रव्यों के गुणों का निर्णय करने में रस का सहारा लेना पड़ता है। यहीं पर रुकता हूं आज, आगे अगला विषय आगे लूंगा। कुछ यहाँ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर प्रणाम सर। प्रणाम, बोलो। सर जैसे पैरालिसिस का पेशेंट है और उनको बिल्कुल भी लेटरिन का नहीं पता चलता, पेशाब के उसका पता नहीं चलता कि उनको पेशाब आएगा या लेटरिन आएगी, तो वो बहुत ऊंचाई से गिर गए थे, उस वजह से ये उनको हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से द्रव्य सेलेक्ट करने चाहिए? ऐसे कंडीशन में हमें उसके हेतुओं के गुणों के विपरीत द्रव्य करने चाहिए। यदि संतर्पणजन्य है, व्याधि संप्राप्ति दोष, तो हमें द्रव्य कटुतिक्त कषाय का प्रयोग पहले करना है और फिर मधुर द्रव्य का उपयोग करना है। तो पहले आप करेंगे कटुतिक्त कषाय का, यदि संतर्पणजन्य है। और यदि अपतर्पणजन्य है, अति कष्ट से, अति व्यायाम से, अति लंगर से, कटुतिक्त सेवन से है, तो आप, और निरामावस्था है, तो आपको मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। अवस्था देखकर, निरामावस्था हेतु शुद्ध वातज है, निरामावस्था है, तो मधुर स्निग्ध शीत द्रव्यों का, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। और यदि व्याधि संतर्पणजन्य है, मांसाशन, गुरुवाशन, अत्यशन, अध्यशन, दिवास्वाप, अव्यायाम आदि के कारण से है, तो आपको पहले चिकित्सा कटु तिक्त कषाय से करनी होगी। और निरामावस्था श्लेष्म क्षय करने के बाद फिर आवश्यक हो तो वायु की चिकित्सा के लिए मधुर द्रव्य मांस रस का प्रयोग करना है। ठीक है सर। सर जैसे इनको लेटरिन का बिल्कुल नहीं पता चलता और उसका नहीं पता, तो उसमें सरगुण प्रधान द्रव्य यूज करेंगे और अभी यहाँ पर उसका विचार प्रधान नहीं है। प्रधान विचार है इंद्रियों में विकृति किन दोषों ने की है। जब तक उन दोषों को आप कम नहीं करोगे,
तब तक ये चलते रहेगा। और वो दोषक क्षय करने के बाद फिर आपको इनको स्थिर गुण की चिकित्सा करनी है। स्थिर गुणों के लिए आप कषाय मधुर का प्रयोग बाद में करेंगे, जो स्थिर गुण का निर्माण करते हैं। लेकिन पहले आपको इंद्रिय अधिष्ठान में जो विकृति हुई है वो दूर किए बगैर आप कितना भी स्तंभन करोगे, कितना भी स्थैर्य कर दोगे, चिकित्सा सफल नहीं होगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो बंद करो। जी सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। हाँ। प्रणाम सर। प्रणाम सर।